नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि फर्स्ट चैप्टर से लेके तो 13 चैप्टर तक के चैप्टर के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। वो भी मोस्ट आईएमपी रहेंगे और सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जिस तरीके से हमने मैथ्स में आपको बताया था कि भाई ये मैथ्स में ये आईएमपी क्वेश्चन आप कर लेना, उसी तरीके से हम लोग आपको साइंस के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था कि मैथ्स में आपको याद रखना 75 में से 72 से 72 नंबर तक के सारे क्वेश्चन हमने जो बताए थे वही आईएमपी क्वेश्चन लगभग वही आए थे। तो ठीक उसी तरह मैं आपको साइंस के भी आपको बता रहा हूँ जो कि एक चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक के सारे आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ विथ डायग्राम के साथ भी, और इसमें डिफरेंस मतलब अंतर भी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अंदर की एक सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा ताकि आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि साइंस में आपको मात्र 2 दिन का ही गैप दिया है। ठीक है, तो इसमें तैयारी आपको पूरी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट चैप्टर से, याद रखना कौन सा चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन यहाँ से जितने भी बता रहा हूँ ये पहला चैप्टर से मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको, ये डबल टिक लगे हुए हैं ब्लैक पेन से, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, याद रखना क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये लिखा है। इसके अथवा मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है अथवा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेटा जो एक क्वेश्चन जो दिया है इसको आपको इतने तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपका क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद याद रखना है, उसके बाद आपको ये पढ़ना है ये वाला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। रिबन को साफ क्यों किया जाता है ये पढ़ना है आपको। उसके बाद पढ़ना आपको वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको देखो कितने तरीके से पूछ सकता है। संयोजन वियोजन की परिभाषा लिखो। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, अथवा में ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अगला है प्रश्न, कोई पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। नंबर 1 पे पूछा पदार्थ एक्स का नाम और सूत्र लिखिए। नंबर 2 पे लिखा पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद अगला है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषा लिखना आपको। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर के ही चल रहे हैं, याद रखना। वो ब्लैक पेन से डबल टिक लगे हुए मैं एक चैप्टर से लेके तो पूरे लास्ट तक आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से ये वाला पढ़ना है। ठीक है, क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ये पूछा है। उसके बाद उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है इसके। और मैं देखो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है वो भी दिखा, रेडॉक्स अभिक्रिया ये एक ही क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अगला है आपको उपचयन और अपचयन अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना, उपचयन और अपचयन, समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को समझाना, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, संक्षारण विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अलग अलग टॉपिक है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, संक्षारण किसे कहते हैं। ये एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं मैं।
अगला है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, ये इसको दूसरा लिखा, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, समझाइए। उसके बाद ये लिखा है निम्नलिखित शब्द समीकरण को संतुलित करना, ये लिखा है इसको आपको संतुलित करना है, मतलब बैलेंस इक्वेशन करनी है इसकी आपको। तो ये सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर के थे। ठीक है, अब बता रहा हूं आपको सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है पहला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो ये आपका चैप्टर है कौन सा, सेकंड के बता रहा हूं। फिर आता है पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, पीएच के कोई दो महत्व। पीएच से देखो आया हुआ क्वेश्चन 1 2 3 बार आए, अलग अलग तरीके से पूछा है। उसके बाद आ रहा है दंत 6 में पीएच के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, दंत 6 में पीएच का महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, ये दंत 6 में पीएच के महत्व का वर्णन करना है, पीएच वाला। तो पीएच से एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर सेकंड में, और चैप्टर सेकंड में याद रखना ये आपके 4 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर को करना आपको। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के 2 उपयोग लिखना है, पूरक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में। उसके बाद धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र एवं 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। ये बेकिंग सोडा और धोने का सोडा को आपको इतने तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, 4 का भी 4 उपयोग पूछा डायरेक्ट। फिर एक में ये पूछ दिया रासायनिक नाम, सूत्र, 2 उपयोग, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपको पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये क्वेश्चन है धावन सोडा क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण गुण तथा कोई 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है विरंजक क्रिया क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, प्रमुख उपयोग आपको लिखना। ये 3 तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। ये सारे के सारे आपको याद रखना। सेकंड चैप्टर के मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन इसमें आपको टिक लगवा रहा हूँ, और सारे के सारे ब्लैक पेन से डबल टिक लगे हुए हैं। ये अच्छे से आप तैयारी कर लेना, एक बार जरूर पढ़ लिया तो जो क्वेश्चन छूटा ना हो वो आप एक बार पढ़ लेना भैया। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ये अथवा 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 का मतलब ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो क्वेश्चन है आपको इतने तरीके से क्वेश्चन ये आपको पूछ सकता है, ये बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये बता दिया मैंने आपको, कौन सा पार्ट 2 तक कंप्लीट बता दिया एमपी क्वेश्चन। उसके बाद अब जो स्टार्ट करना है अपन पार्ट 3, चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 3 का। चैप्टर 3 में आपको बता दे रहा हूं, चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है क्या, आघात वर्धित अथवा या तथा तन्यता का अर्थ क्या होता है, आघात वर्धिता एवं तन्यता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है ये। फिर अगला क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखिए, अथवा आयनिक यौगिक के लिए सामान्य गुणधर्म को लिखना है, अथवा आयनिक यौगिक के गलनांक कथनांक उच्च होते हैं क्यों। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन है बेटा ये। उसके बाद आता है धातुओं के 5 या (2 भौतिक गुण लिखना है, धातुओं के कोई 5 गुणधर्म, धातुओं के गुण, मतलब एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछ सकता है। ये अधातु के 5 गुणधर्म पूछ लिया है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 3 के चल रहा है एमपी क्वेश्चन। उसके बाद आपको ये अच्छे से कर लेना है धातु और अधातु के, धातु और अधातु के आपको भौतिक और रासायनिक गुण अच्छे से पढ़ लेना, चैप्टर 3 में याद रखना है। देखो ये आपका रासायनिक पूछ लिया, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद करनी है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है ध्वनिक को परिभाषित करना है। ठीक है, डायरेक्ट 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद ये कारण बताइए, जरूर एक बार आप लोग पढ़ के चले आना, कारण बताइए में ये आपको कारण तो पूछे हुए हैं। पहला है
प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बी नंबर का सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। तो ये कारण बताने वाले क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आता है, इसमें आपको थर्ड चैप्टर में ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो दी हैं वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ध्वनिक क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं, गैंग क्या होता है, एक्स क्या होता है, ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आराम से कंप्लीट कर लेना। 1 से 1.5 लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर इनके कर लेना। उसके बाद उसके बाद आता है संचारण किसे कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय आपको लिखना है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके। ये अब संचारण को ये भी बोलते हैं बेटा यश दलेपन, इसको ये भी बोला जाता, तो इसका मतलब ही क्या होता है, संचारण ही होता है। अब इसके बाद आपको बता रहा हूं इकाई 4 मतलब पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के आईएमपी क्वेश्चन। सबसे पहला जो आ रहा है इसमें क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के मध्य किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। अथवा में ये पूछा सहसंयोजी बंध या आबंध को परिभाषित कीजिए, अथवा सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक के 2 गुण आपको लिखना है। उसके बाद है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। अथवा में यही है कार्बन में श्रृंखलन को परिभाषित आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है अपरूपता किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूपताओं के नाम आपको लिखना है। कार्बन के 2 अपरूपताओं के क्या लिखना है, है ना, अपर रूपों क्या है, ठीक है, क्या लिखा, अपर रूपों के नाम आपको लिखना है। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद इधर आ जाइए, अगला है हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए, अथवा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है, ठीक है। और ये भी बता देना, अगर इसकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप पीडीएफ भी आप ले सकते हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना और अपना नंबर बता देना, तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक को केवल एक एक उदाहरण देना, कार्बन संतृप्त और असंतृप्त के देना है। उसके बाद आता है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों समक्ष होता है, अथवा मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों समक्ष होता है, ये क्वेश्चन है। इसका ये आंसर भी आप देख लीजिए, आपको ये इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये ठीक है। अगला है ये इसमें आपको क्या लिखा, निम्न की इलेक्ट्रॉन संरचना बनाइए। CH4 CO2 की, अथवा CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्यों होगी, अथवा मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, अथवा मीथेन CH4 एवं एथिन C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाना है। तो ये संरचना वाले एक डॉट स्ट्रक्चर आपको आएगा ही आएगा, याद रखना। तो ये सारे के सारे देख लीजिए आप, आराम से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये देखो एथिन का है ये, उसके बाद ये आपका एथेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चर है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड का है, उसके बाद प्रोपेनॉन का है, उसके बाद ये आपका फ्लोरीन का है, ठीक है। उसके बाद ये है एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण, मतलब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त लिखा है, ठीक है। उसके बाद है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका है हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित
कीजिए तथा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, ये हाइड्रोजनीकरण है। उसके बाद आता है आपका क्या, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वही याद रखना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिकों के नाम के सूत्र संरचना लिखना है। अथवा में प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र संरचना लिखना है। फिर अथवा में निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र लिखना है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन अथवा एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र संरचना सूत्र लिखना है। ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दी। इतने तरीके से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है याद रखना, मतलब एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से आपको पूछ सकता है और आंसर आपका सबका एक ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर एक टेबल बना के स्ट्रक्चर वगैरह आपको बना के लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ये ठीक है। ये उसके बाद आ रहा है आपका कौन सा है, साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बता रहा हूँ चैप्टर आपका रहेगा 5। ठीक है, चैप्टर 5 में आपको बता दे रहा हूँ क्या है। चैप्टर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व आपको बताना है। अथवा में क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अथवा पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखना है। अथवा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। उसके बाद अगला है स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखना है। अथवा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, अथवा विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको समझाना। तो इसका आंसर भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी ये वाला। ठीक है, ये इनका स्वपोषी विषमपोषी का आप आंसर एक बार ये देख लीजिए। ये स्वपोषी की परिभाषा है, ये विषमपोषी की परिभाषा है। इसके बाद अगला है एक खुले तथा बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा एक स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को स्पष्ट आपको करना। तो ये डायग्राम आपको इसमें बनाना पड़ेगा। अगला है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है ये बताना है, जो कि इसमें कि आपका ये डायग्राम आप एक्सप्लेन कर देना, ये अमीबा वाला। उसके बाद आ रहा है मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में भोजन के पाचन को लिखना है। अथवा मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अगला है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, कार्य लिखना है। उसके बाद दंत छे क्या है, क्या लिखना है, दंत छे क्या है। सब रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप जरूर देख लेना, कोई क्वेश्चन छूटा ना हो आपका। अगला है वायवीय अथवा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, या इसको अपन बोल सकते हैं ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। और दूसरा नाम ये भी याद रखना है, इसका ये दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एटीपी का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, और आंसर भी आप देख सकते हो। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है ये। अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन किस प्रकार होता है, ये आपको बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला है मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। क्या है, मानव हृदय का एक काट दृश्य खींचिए, उस पर महाधमनी, फुसफुस धमनी, महाशिरा और बायां नीले नामांकित चित्र बनाना है।
मानव हृदय का व्यवस्थापक कार्ड दृश्य का नामांकित चित्र अथवा मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर कोई चार, धमनी और शिरा में अंतर लिखना। मतलब एक क्वेश्चन आपको इतने तरीके से पूछ सकता है, सबका आंसर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया अंतर। उसके बाद अगला अंतर आता है आपका कौन सा, रक्त एवं लसिका में क्या अंतर होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होता है, जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये है क्या लिखा भैया, उत्सर्जन की प्रक्रिया बताइए तथा उत्सर्जन का महत्व आपको लिखना है, अथवा में उत्सर्जन किसे कहते हैं। उसके बाद है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तथा उस पर निम्नलिखित को नामांकित कीजिए, महाधमनी, महाशिरा, मूत्राशय अथवा मूत्र मार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बेटा ये इसका चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन और आ रहा है, याद रखना। एक क्वेश्चन और क्या है आपका, देखो ये वक्राणु, वक्राणु को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन आपको करना है, अथवा में मनुष्य के वक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी क्रिया विधि की व्याख्या कीजिए, अथवा वक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना। ये आपको नामांकित चित्र का मतलब चित्र का नाम भी आपको लिखना है, ये होता है नामांकित का मतलब। तो ये हो गया आपके चैप्टर 5। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका मतलब होता है न्यूरॉन, अभी पढ़ा क्या है, नेफ्रॉन, ये है न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रक्रिया क्रिया विधि को चित्र द्वारा समझाइए, अथवा प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र सही समझाइए, अथवा मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका, इसमें मस्तिष्क की भूमिका पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, मनुष्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। अगला, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है मानव मस्तिष्क का, याद रखना क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित करना है, अग्र मध्य पक्ष, ये आपको इसमें दिखाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है ये मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या हैं, विभिन्न भागों के कार्य लिखना है, अथवा मानव मस्तिष्क के कोई 4-3 कार्य लिखना है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम अथवा उनके कार्य लिखना है। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा ये क्वेश्चन, देखो यहाँ से ये जो टिक टिक है, जो IMP क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ बस ओनली। पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन के नाम अथवा प्रत्येक के 2 कार्य लिखना है। 4 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए, अथवा में निम्नलिखित पादप हार्मोन में प्रत्येक का 1 कार्य लिखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो ये आपको करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है आपका, ये है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ये है। इसके बाद ये आ जाइए, क्या है, हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन के नाम, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उसके कार्य लिखना है, अथवा में निम्नलिखित जंतु हार्मोन में प्रत्येक का 1 कार्य लिखना है। ये इसमें आपको बताना पड़ेगा इनके कार्य। तो ये देखो एक क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछ सकता है, ये इसके आंसर। इनको आप एक बार रीड कर लेना, किसका क्या कार्य, किसका क्या हार्मोन है, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इस तरीके से आप अपन अगले चैप्टर में एंटर करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है आपका 7th वाला क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, इकाई 7। ठीक है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होते हैं IMP क्वेश्चन। पहला है आपका, जनन को परिभाषित कीजिए। अगला, जनन क्यों आवश्यक है, जनन के लाभ,
जनन अच्छे से पढ़ लेना, इसके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला है DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। उसके बाद है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ये बता रहा हूँ चैप्टर 7 के, ठीक है, आ जाइए। और उसके बाद स्वपरागण किसे कहते हैं, अथवा में स्वपरागण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, इधर आओ। परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, अंतर आपको बताना है। अथवा स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर बताना है। अथवा परागण किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। फिर है उभयलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। अथवा उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। अब उसके बाद बहुखंडन किसे कहते हैं ये बताना। उसके बाद पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। अथवा पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के नाम लिखना है। अथवा उभयलिंगी पुष्प की संरचना समझाइए। अथवा पुष्प के विभिन्न भागों के नाम आपको लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना टिक वाले क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से फिर आपको ये वाला पढ़ना है, कायिक प्रबंधन क्या है, अथवा कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद इधर आ जाओ, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पढ़ना है। उसके बाद सीधे ये वाला पढ़ना है फिर आपको, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमवार चित्र बनाइए। अथवा में अमीबा में द्विखंडन विधि को चित्र सही समझाइए। अथवा अमीबा में द्विखंडन विधि को समझाना है। अथवा अमीबा में विखंडन विधि का नामांकित चित्र आपको बनाना, ये बनाना है। और ये इसका आपको डायग्राम आपको इसमें अमीबा में बनाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपको अमीबा में आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना है, ये दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में ये इतने तरीके से इसको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। उसके बाद आ जाइए, ये लिखा है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो ये आपका द्विखंडन बहुखंडन अच्छे से पढ़ लेना, इनके अंतर। उसके बाद आपको लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 2-4 अंतर आपको लिखना है, ये हो गया। इसके बाद ये वाला पढ़ लेना आप अच्छे से। उसके बाद एक ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। ये इसका ये आंसर है, ये इधर इसका डायग्राम बना हुआ है, ये वाला डायग्राम भी आप कर लेना, मानव का मादा जनन तंत्र का, ठीक है। उसके बाद ये है मानव में वृषण से के क्या कार्य हैं, अथवा मनुष्य के नर जनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य होता है। उसके बाद यहाँ से ये उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य आपको ये लिखना, ये इसके आंसर है। उसके बाद इकाई 8 चैप्टर 8 में अनुवांशिकता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें अनुवांशिकता को परिभाषित करना है आपको, ये इसकी डेफिनेशन लिखना। उसके बाद यहाँ जाइए, वंशागत लक्षण को परिभाषित कीजिए। मेंटल के प्रभाविता के नियम लिखना आपको। फिर अगला आता है मेंटल का पृथक्करण का क्या नियम था। उसके बाद मेंटल के नियमों के महत्व समझाइए। उसके बाद मेंटल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ये। उसके बाद मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ये समझाना। इसके अथवा में मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण आपको लिखना है, ठीक है। और ये मैं इसके आंसर ही बता दे रहा हूँ, बाई चांस किसी के पास भाई आंसर ना हो, कम से कम आप इससे तो पढ़ सकते हो आप एक बार। ये इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके कार्य आपको लिखना, ये पढ़ना है, ठीक है।
उसके बाद ये आ जाएगी, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इसको कितने तरीके से आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन इतने तरीके से पूछ सकता है। मानव मतलब मनुष्य में बच्चों का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ये एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछ सकता है, पर आंसर आपको सबका एक ही देना है, ये एक ही इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ये भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चैप्टर 8 के बता दी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, जो कि इकाई 9 है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा क्या मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगला है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार आपको लिखना, अथवा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अथवा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की आपको परिभाषा पढ़ना है। फिर गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखना है। फिर अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा लिखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की को परिभाषित करना है। अगला है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है। अवतल दर्पण के 4 आपको उपयोग लिखना है। ये सारे इतने तरीके से पूछ लेगा। उसके बाद ये उत्तल दर्पण के 3 उपयोग। फिर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आप क्या तात्पर्य ये लिखना है। उसके बाद द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और भी बता दे रहा हूँ जो भी आपके सिलेक्टेड रहेंगे। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब को चित्र द्वारा आपको समझाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, और वैसे ये क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये एमपी बोर्ड वालों को इतना डीप में नहीं पूछते, ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपको इनके क्या करने हैं, अंतर बताना है। ठीक है, उसके बाद ये है, अगला क्वेश्चन है, आवर्धन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए एवं अपने उत्तर की गणना सहित पुष्टि आपको करना है। तो ये पढ़ लेना, आपको ये करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखना आपको, अथवा में परावर्तन के नियम, अथवा में प्रकाश के परावर्तन के आपको नियम, इस चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके नियम भी लिखना पड़ेगा। तो इसके नियम आपके ये दिए हैं, परावर्तन के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, अब आता है तुम्हारे प्रकाश के अपवर्तन, यह आएगा तुम्हारा अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम चित्र द्वारा समझाना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लेगा। देखो, पारदर्शी माध्यम, दूसरे अपारदर्शी, सरल माध्यम से विरल माध्यम, या पूछ सकता है स्नेल का नियम क्या होता है। तो इसमें सब में आपको एक ही आंसर देना, वो भी आपको आंसर ये वाला देना है। ठीक है, ये लिखना, और इसके फिर आपको ये नियम लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला है, कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, अथवा आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन को आरेख द्वारा, चित्र द्वारा समझाना, ये लिखना है। उसके बाद आता है आपका ये वाला, पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए, उस पर ऊपर की ओर दिखाई देता है, क्यों। ये लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। फिर आता है बेटा आपका, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। उसके बाद उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अथवा में अभिसारी लेंस क्या होता है। फिर एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। फिर अगला, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसका वक्र त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। फिर आता है ये, एक ये डेरिवेशन भी कर लेना यार, ये वाला।
5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा साइज आपको इसमें आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, छोटे छोटे पढ़ लेना। इसमें 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, ये हुआ। फिर उसके बाद ये उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डी मतलब डायोप्टर है, या किस प्रकार का लेंस है, ये पढ़ लेना है। तो इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर 9 के बता दी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 के। ये रहा चैप्टर 10। चलो ये इसका IMP क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। तो इसमें पढ़ना आपको प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र अथवा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विचलन को समझाना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा है। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र द्वारा बनाना। 1 2 3 4 5। इसमें ये बेनिफिट है कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है वो आप इसमें आप समझ सकते हो। तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये पढ़ना है। अब आ जाओ इधर, क्या लिखा आपका? व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, अथवा में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं, आपको समझाना है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, अथवा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये आपको बताना है। इधर आ बेटा। उसके बाद है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है। उसके बाद है आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद हमें प्रकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है क्यों, अथवा इंद्रधनुष का निर्माण कौन सी प्रकाशीय परिघटनाएं रेखा चित्र बनाकर समझाना है ये। उसके बाद ये वाला, ठीक है, तो इसको ऐसे पूछ सकता है कि विकसित देशों के लगभग इतना इतना ही सारा, अथवा ठीक है, या डायरेक्ट पूछ लेगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बना। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये होगा भैया निकट दृष्टि दोष कौन सा नेत्र होता है, समझाइए कि उचित लेंस का प्रयोग कर कैसे इस दृष्टि का निवारण किया जाता है, अथवा। तो ये निकट दृष्टि वाला आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष। फिर इधर आ जाइए, फिर आता है आपका ये, इसके डायग्राम आपको बना लेना। फिर आता है यहाँ से दीर्घ बोल सकते हैं या दूर बोल सकते हैं, दीर्घ और दूर याद रखना भैया, कितने तरीके से आपसे ये पूछ सकता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे IMP और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो बार बार रिपीटेड और पूछे गए हैं। अगला है निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर आपको बताना है। फिर उसके बाद जरा दूरदृष्टिता के कारण एवं निवारण पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर आपका 11। ठीक है, यहाँ से ये पहला स्टार्ट होता है। पहला है विद्युत धारा। क्या लिखा है? विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक क्या होता है, अथवा ये वही है। फिर उसके बाद आता है विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखना है। फिर आता है आपका विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है, अथवा विभवांतर को परिभाषित करना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा विद्युत टोरोत तथा विद्युत स्त्रियों मतलब प्रेस के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक बताइए, अथवा शक्ति की परिभाषा। फिर आता है 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है निम्नलिखित को स्पष्ट करना, इनके आपको बताना, स्पष्ट करना पड़ेगा इसको। ये आपको क्वेश्चन दिए, इसको आप आराम से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इनके आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 1 बाय 1 ये होगा आपके, ये सेकंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर, ये फोर्थ का आंसर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सीधे विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, अथवा विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। फिर फ्यूज वायर क्या होता है, ये पढ़ लेना। फ्यूज वाला भी पढ़ लेना है,
कभी कभी पूछ लेता है कि फ्यूज़ क्या होता है। उसके बाद ये विद्युत विभव एवं विभवांतर में अंतर, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर पढ़ना है। इसके बाद इधर आ जाइए, ये वाला विद्युत परिपथ में समानता उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह अच्छे से कर लेना। ये अवयव के ऋण चिन्ह बोल सकते हैं इनको, अमीटर, खुली कुंजी, बंद कुंजी, विद्युत। तो ये आईएमपी को हैं सिंबल मतलब प्रतीक, इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद आता है 1 ओम प्रतिरोध को समझाइए, अथवा 1 ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है। इधर आ जाओ, 1 ओम वाला अच्छे से करके चले आना। इसमें ओम का नियम लिखिए, गणितक व्यंजक आपको बताना है, ये पूरा का पूरा आपको इसमें समझाना पड़ेगा। ओम के नियम में ये आपको डायग्राम भी बताना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला भी आपको बताना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर अगला है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2। तो ये इसके आंसर देखो, ये इसमें आपको पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट भी पढ़ लोगे इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगला आता है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में अंतर, सीरीज और पैरेलल है ये आपका, ठीक है। उसके बाद सीरीज और पैरेलल को प्रूव करना भी आना चाहिए, किस तरीके से इनका फॉर्मूला बनाया जाता है। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना करना ये, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ एंड हो जाएगा आगे, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपका ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को व्यवहारिक अनुप्रयोग आपको लिखना है। उसके बाद ये 2 न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लेना। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे में 50 विभवांतर से इतना कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा को परिकलित करना है। उसके बाद इधर आ जाइए, ये हो गया 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करता है। फिर एक ये बल्ब वाला, तो ये 2-3 न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर से करने पड़ेंगे, ठीक है। एक ये वाला भी कर लेना, ठीक है। ये यहाँ दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 में जो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण आपको लिखना है, उसका चुंबकीय रेखाओं के गुण आपको लिखना है, ठीक है। ये होगा पहला क्वेश्चन 12 में। उसके बाद आता है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचना, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये बताना है। उसके बाद विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एसी और डीसी वाला क्वेश्चन कर लेना भैया। डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा कैसे होता है, ये डिस्ट धारा डीसी, प्रत्यावर्ती धारा एसी। उसके बाद ये है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखना, इसका क्या उपयोग होता है ये बताना है। उसके बाद ये पढ़ लेना दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या ताक्षणिक हस्त नियम क्या होता है, ये डायग्राम आपको बना लेना। उसके बाद ये है आपका फ्लेमिंग का बाएं हस्त या बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसमें आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन कर लेना, घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाना, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद ये है विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों में समानता उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखना। उसके बाद हमें विद्युत के उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 12 में। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण, याद रखना 13 वाला। इसमें क्या क्या आपको आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण क्या है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखना है। पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखना है, ये वाला पढ़ लेना, इसको इतने तरीके से पूछता है। अगला है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं,
उसके बाद पोषी स्तर क्या होता है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इससे विभिन्न पोषी स्तर को बताना है। उसके बाद ये क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये वाला, उत्पाद किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। उसके बाद सर्वाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं, पारितंत्र में अपमार्जकों का मतलब घटक की क्या भूमिका होती है, ग्लोबल वार्मिंग को आप लोग क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताइए। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। उसके बाद अम्ल वर्षा क्या होती है, ठीक है। ये सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन में आपको बताते जा रहा हूँ। जैविक आवर्धन क्या है, क्या पारितंत्र में विभिन्न स्तरों के जैविक आवर्धनों के प्रभाव किन किन भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद ये वाला, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निर्मीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद ये है ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है ओजोन परत की क्षति हमारी चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके तो 13 चैप्टर तक पूरे आईएमपी और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। इनको आप जरूर एक बार देखना, जरूर पढ़ना। जिस तरीके मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन बताए थे उसी तरीके से आपको ये साइंस के मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक चीज़ और कर लेना आप लोग, आपको साइंस के सारांश जरूर पढ़ के जाना। सारांश मतलब समरी, हर चैप्टर की आपको समरी पढ़ के जाना लास्ट में। और अगर समरी अगर आपको नहीं आती समझ में तो आपको वो डाउनलोड कर लेना बुक की आंसर शीट, वो आंसर शीट से भी कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह जो रहेंगे आपके वो सारांश ही बन रहा है, याद रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना, पहली बार हमारे चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको डायग्राम की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद कितने अंतर आपको आईएमपी करना वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।